यस बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा फिजिकल एजुकेशन का। अ, हमारा हरियाणा एजुकेशन बोर्ड अंडर NSKO स्कीम वर्क के अंडर सेशन 2 यूनिट 1 का सेशन 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट, आंकलन की अवधारणा के तहत गुणात्मक और मात्रात्मक आंकलन को स्पष्ट कीजिए। आंकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर ये समझा सकते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है, समझता है। अपने शैक्षिक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है जिसके द्वारा छात्र अधिगम में वृद्धि होती है। गुणात्मक आंकलन, मात्रात्मक आंकलन, ठीक है, ये डबल कोट्स में लिखना है। फिर अब 2 पॉइंट्स है इसके अंदर। गुणात्मक एक विशेषण है जिसका उपयोग उस नाम के लिए किया जाता है जो गुणवत्ता से जुड़ा होता है, किसी चीज के होने या होने का तरीका। इसलिए गुणात्मक विश्लेषण से यह पता चलता है कि किसी चीज की विशेषताएं क्या है। इस तरह गुणात्मक मात्राओं पर केंद्रित, मात्रात्मक के विपरीत गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करता है। गुणात्मक मूल्यांकन यह समझने पर केंद्रित है कि लोग अपने पर्यावरण का या दुनिया का अर्थ कैसे बनाते हैं और अनुभव करते हैं। मात्रात्मक अनुसंधान से अलग गुणात्मक शोधकर्ता को डेटा संग्रह के प्राथमिक साधन के रूप में नियुक्त करता है, जैसे साक्षात्कार, इंटरव्यू या फिर फोकस समूह और अवलोकन। अब हम आगे जी 14 नंबर पेज के ऊपर। मात्रात्मक आंकलन यानी कि क्वांटिटेटिव असेसमेंट किसी गुण अथवा विशेषता के मात्रात्मक वर्णन में व्यक्ति अथवा वस्तु में उपस्थित उस गुण या विशेषता की मात्रा को बतलाया जाता है। जैसे यह कहना कि रीता की लंबाई 5 फुट 3 इंच है, मात्रात्मक आंकलन का सरल उदाहरण है। मात्रात्मक मूल्यांकन डेटा एकत्र करता है जिसका विश्लेषण किया जाता है। मात्रात्मक तरीकों यानी कि संख्या, सांख्यिकी विश्लेषण या उपयोग करना। वैधता इस बात का पैमाना है कि मूल्यांकन छात्रों से जो सीखने की अपेक्षा की जाती है उससे कितनी अच्छी तरह संबंधित है। एक वैध मूल्यांकन मापता है कि इसे क्या मापना चाहिए और कुछ परिधीय विशेषताओं को नहीं। अब डिफरेंस देखिए जी, सेकंड क्वेश्चन, गुणात्मक और मात्रात्मक आंकलन में क्या अंतर है। परिणात्मक या फिर मात्रात्मक आंकलन, देखिए परिणात्मक आंकलन भौतिक विज्ञान के माप है। गुणात्मक आंकलन जो है, गुणात्मक आंकलन सामाजिक विज्ञान के माप है। यह शिक्षा एवं मनोविज्ञान में प्रयुक्त होता है। उधर देखिए जी परिमाणात्मक में इसमें आंकलन भौतिक एवं स्थूल न हो सकता है। इसमें आंकलन भौतिक एवं स्थूल न होकर सूक्ष्म तथा जटिल होता है। नहीं आएगा बेटा, यहाँ हो सकता है। इसमें आंकलन भौतिक एवं स्थूल हो सकता है, ठीक है। गुणात्मक में इसमें आंकलन भौतिक एवं स्थूल न होकर सूक्ष्म तथा जटिल, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव वे में ऐसे लिख सकते हो कि इधर सूक्ष्म एवं जटिल आंकलन होता है और अपना मात्रात्मक में आंकलन जो होता है भौतिक एवं स्थूल होता है। चलिए थर्ड पॉइंट देखिए, इसमें आंकलन को निश्चित इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। उधर राइट हैंड साइड देखिए, इसमें आंकलन निश्चित एवं निर्दिष्ट इकाइयों में नहीं व्यक्त किया जा सकता। नेक्स्ट डिफरेंस देखिए बेटा, मात्रात्मक और गुणात्मक में। मात्रात्मक में इसका संबंध शून्य से सदैव रहता है। उदाहरणतः 30 अंक का तात्पर्य 0 शून्य से ऊपर 30 अंक। इसका संबंध शून्य से नहीं होता, आता ही नहीं, यदि आता है तो अर्थहीन हो जाता है। जैसे रुचि, बुद्धि परीक्षण में शून्य नहीं होता। नेक्स्ट, इसमें इकाइयों की स्पष्टता, निर्दिष्टता, सुनिश्चितता होती है। जैसे 1 मीटर की सभी 3-4 इकाइयां समान है। इधर देखिए जी गुणात्मक में इसमें इकाइयां निश्चित तथा निर्दिष्ट नहीं होती हैं। उदाहरणतः 3 एवं 4 में जो अंतर है वह 13-14 के अंतर के समान नहीं है। गुणात्मक आंकलन में दोनों के अंतर 2 अलग अलग अर्थ रखते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस देखिए, इस आंकलन में माप में संपूर्णता होती है और जी गुणात्मक में इसमें किसी बालक की बुद्धि का मापन संपूर्ण शुद्ध रूप में नहीं कर सकते तथा इसमें 2 आंकलन की परस्पर तुलना भी नहीं की जा सकती। लास्ट डिफरेंस देखिए जी, मात्रात्मक या फिर परिमाणात्मक आंकलन
एवं गुणात्मक आंकलन में लास्ट डिफरेंस देखिए। परिमाणात्मक आंकलन में वस्तुनिष्ठता निरपेक्ष होते हैं, ये माप स्थायी, स्थिर तथा निरपेक्ष होते हैं। गुणात्मक में देखिए इसमें आंकलन विषयगत, अस्थिर तथा सापेक्ष होते हैं। अब कंक्लूड करते हैं जी, कंक्लूजन। संक्षेप में गुणात्मक आंकलन परिमाणात्मक आंकलन की तुलना में अधिक विषयगत, अस्थिर, अस्थायी तथा आत्मनिष्ठ होता है। प्राथमिक शिक्षा में आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था को कायम रखा गया है, किंतु उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ब्रहा मूल्यांकन की व्यवस्था है। न्यूनतम अधिगम स्तर की संकल्पना के लागू होने के बाद ब्रहा मूल्यांकन अनुपयुक्त सा प्रतीत होने लगा है, फिर भी इसे न्यूनाधिक रूप में लागू किया गया है। मतलब बहुत ही हल्का लगा लीजिए, ठीक है, न्यून कौन जैसे छोटा सा, बस उस टाइप में। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, मात्रात्मक आंकलन के चरणों की व्याख्या कीजिए। सिद्धांत फर्स्ट है जी। तथ्य यह है कि मात्रात्मक अनुसंधान सिद्धांत से शुरू होता है। इस परंपरा में सिद्धांत और अनुसंधान के बीच संबंधों के लिए व्यापक रूप से निगमनात्मक, ठीक है, निगमनात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस दृष्टिकोण से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रक्रियावाद है, जो समाजशास्त्र के प्रत्यक्षवादी मूल का विकास है। सेकंड पॉइंट देखिए, परिकल्पना। यह सुझाव देने के लिए मात्रात्मक अनुसंधान के मुख्य चरणों की सामान्य रूपरेखा है कि सिद्धांत से एक परिकल्पना काटा जाता है और उसका परीक्षण किया जाता है। हालांकि मात्रात्मक अनुसंधान का एक बड़ा सौदा एक परिकल्पना के विनिर्देशन को शामिल नहीं करता है और इसके बजाय सिद्धांत उन चिंताओं के एक समूह के रूप में स्थिर रूप से कार्य करता है, जिसके संबंध में सामाजिक शोधकर्ता डाटा इकट्ठा करते हैं। थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट देखिए जी, अनुसंधान डिजाइन। थर्ड, अगला कदम एक शोध डिजाइन के चयन पर जोर देता है कि जिसमें विभिन्न मुद्दों के लिए निहितार्थ, मतलब बिना स्वार्थ के, जैसे कि निष्कर्षों की बाहरी वैधता और शोधकर्ताओं की उनके निष्कर्षों के लिए कार्य कारण को लागू करने की क्षमता। फोर्थ देखिए, संचालन संबंधी अवधारणाएं। संचालनात्मक अवधारणाएं एक ऐसी प्रक्रिया है जहां शोधकर्ता उन अवधारणाओं का मापन करता है जिनकी वह जांच करना चाहता है। इसमें आमतौर पर अमूर्त समाजशास्त्रीय अवधारणाओं को अधिक विशिष्ट उपायों में तोड़ना शामिल है, जिसे उत्तरदायियों द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। फिफ्थ, एक शोध स्थल या साइटों का चयन। प्रयोगशाला प्रयोगों के साथ साइट पहले से ही स्थापित हो जाएगी। फील्ड प्रयोगों में इसमें एक फील्ड साइट या साइट जैसे स्कूल या फैक्ट्री का चयन शामिल होना, जबकि सर्वेक्षण अनुसंधान के साथ साइट चयन अधिक विविध हो सकता है। अनुसंधान स्थलों के चुनाव में व्यवहारिक और नैतिक कारक एक सीमित कारक होंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, सिक्स्थ पॉइंट देखिए, उत्तरदाताओं का चयन। चरण 6 में यानी कि छठा पॉइंट, अध्ययन में भाग लेने के प्रतिभागियों का एक नमूना। बेटा ये स्टेप बाय स्टेप करना है, पहले सिद्धांत, फिर परिकल्पना, अनुसंधान डिजाइन। थर्ड, फोर्थ है संचालन संबंधी अवधारणाएं। फिफ्थ है जी एक शोध स्थल या साइटों का चयन। सिक्स्थ है जी उत्तरदाताओं का चयन। चरण 6 में अध्ययन में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों का एक नमूना चुनना शामिल है, जिसमें परिकल्पना और व्यवहारिक और नैतिक कारकों के आधार पर किसी भी संख्या में नमूना तकनीक शामिल हो सकती है। यदि परिकल्पना को 2 अलग अलग समूहों, उदाहरण के लिए पुरुष एवं महिलाओं के बीच तुलना की आवश्यकता पड़ती है, तो नमूने को इसे प्रतिबिंबित करना चाहिए। चरण 6 चरण 5 से पहले हो सकता है यदि, ठीक है, ये थोड़ा सा उल्ट पुल्ट हो सकता है बट स्टार्टिंग वाले नहीं होंगे। चरण 5th से पहले हो सकता है यदि आप केवल लंदन में स्कूलों में शिक्षकों के लेबलिंग की सीमा पर शोध करना चाहते हैं, तो आप लंदन में अपनी शोध साइट के रूप में स्कूलों को खोजने तक ही सीमित है। 7th देखिए बेटा, डाटा संग्रह करना है। चरण 7वें स्टेप में, जिसे ज़्यादातर लोग शायद शोध करना समझते हैं, प्रयोगात्मक शोध में, ठीक है, लेबोरेटरीज वगैरह की बात करते हैं जहाँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किए जाते हैं। पूर्ण प्रशिक्षण उत्तरदाताओं को शामिल करने की संभावना है। प्रयोगात्मक समूह के लिए स्वतंत्र चरण में हेरफेर और फिर प्रशिक्षण के बाद उत्तरदाताओं सर्वेक्षणों का उपयोग करते हुए क्रॉस अनुभागीय अनुसंधान में इससे संरचित साक्षात्कार द्वारा या पूर्व कोडित प्रश्नावली का उपयोग करके नमूना सदस्यों का साक्षात्कार इंटरव्यू लेना मतलब करना शामिल होता है। 8th देखिए, प्रसंस्करण
प्रसंस्करण, ठीक है जी, प्रसंस्करण डाटा। इसका अर्थ है कि उस जानकारी को बदलना जिसे डाटा में एकत्रित किया गया है। कुछ जानकारी के साथ यह एक सीधी प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए आयु या आय जैसे चर पहले से ही संख्यात्मक है। अन्य जानकारी को कोडित करने की आवश्यकता हो सकती है, या ठीक है जी, वो पहले न्यूमेरिकल डाटा के रूप में फॉर्म में फीडेड है, इसलिए उसको ज़रूरत नहीं है उनके ऊपर मैनिपुलेशन करने की। पर कुछ और संख्याएं कुछ स्टेटमेंट के रूप में हो सकती है, उनको कोडिंग वे में फीड करना जरूरी होता है। अन्य जानकारी को कोडित करने की आवश्यकता हो सकती है, यह संख्याओं में परिवर्तित किया जा सकता है ताकि इसका विश्लेषण किया जा सके। क्योंकि हम जब कभी किसी चीज़ का एनालिसिस, रिसर्च का शोधकर्ता का कार्य करता है तो हमारे पास डाटा, आंकड़े संख्या के रूप में, ठीक है जी, क्वांटिटी के रूप में अवेलेबल होने चाहिए। इस कारण उसके ऊपर प्रसंस्करण डाटा का हमें मैनिपुलेट किया जाता है इस कारण। 9th देखिए, डाटा विश्लेषण। चरण 9 में डाटा का विश्लेषण करते हुए शोधकर्ता चर के बीच महत्वपूर्ण सहसंबंधों को देखने के लिए कई सांख्यिकी तकनीकों का उपयोग करता है, यह देखने के लिए कि क्या एक चर का दूसरे चर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जैसे कि कोरिलेशन होता है, जैसे आपका स्टैटिस्टिक्स में वो वाली बात कर रहे हैं। स्टैटिस्टिकल टूल्स है ना, डिस्पर्शन में, डिस्पर्शन, कोरिलेशन इंडेक्स, ठीक है जी, उसकी बात करें। सबसे सरल प्रकार की तकनीक है चरों के बीच संबंधों को ग्राफ, पाई चार्ट और बार चार्ट में व्यवस्थित करना, जो एक तत्काल सहज दृश्य प्रभाव, मतलब कि एकदम डिपिक्टेबल पिक्चर्स होती हैं ग्राफिकल वे में, ठीक है, कलरफुल, सो दैट कि कोई मतलब बहुत ज़्यादा इलिटरेट हो या लिटरेट हो, पढ़ा लिखा हो, एकदम से क्लैरिफाई हो जाता है, जल्दी से समझ लग जाती है। क्योंकि जो आपकी स्टैटिस्टिक्स की बुक है, टीयर जैन की लगा लीजिए, एनसीईआरटी की, सीबीएसई की, उसमें सारा डाटा पहले एकत्रित कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको ग्राफिकल वे में, डायग्रामेटिकल वे में, ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। उस चीज़ की सारी बात कर रहे हैं यहाँ पर। देते हैं कि क्या कोई महत्वपूर्ण संबंध है, और ऐसे उपकरण किसी के परिणामों को प्रस्तुत करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसे मेजर ऑफ डिस्पर्शन में स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मोस्ट इफेक्टिव टूल, ठीक है जी, फॉर डाटा एनालिसिस। दूसरों के लिए मात्रात्मक डाटा विश्लेषण में यह है बहुत अधिक सामान्य स्थान बन गया है। 10th पॉइंट देखिए जी, निष्कर्ष और निष्कर्ष। डाटा के विश्लेषण के आधार पर शोधकर्ता को विश्लेषण के परिणामों की व्याख्या करनी चाहिए। यह इस स्तर पर है कि निष्कर्ष सामने आएंगे। यदि कोई परिकल्पना है तो क्या वे समर्थित हैं? शोध की पृष्ठभूमि बनाने वाले सैद्धांतिक विचारों को, निष्कर्षों के क्या निहितार्थ है, छुपा हुआ क्या चीज़ है। 11th, निष्कर्ष लिखना। अंत में चरण 11 में शोध को लिखा जाना चाहिए। रिसर्च वर्क को मतलब थीसिस टाइप में लिखा जाना चाहिए, ठीक है, किसी जर्नल में, कुछ इस टाइप में। शोध या तो अकादमिक, एकेडमिक, दर्शकों या फिर क्लाइंट के लिए लिखा जाएगा, लेकिन किसी भी तरह से एक राइट अप को दर्शकों को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि शोध प्रक्रिया मजबूत रही है। यह डाटा उतना ही वैलिड, भरोसेमंद, रिलायबल और रिप्रेजेंटेटिव है जितना इसे होना चाहिए। अनुसंधान के उद्देश्य और यह एक निष्कर्ष पहले से मौजूद शोध के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। चलिए जी, लघु उत्तरात्मक प्रश्न देखिए। गुणात्मक आंकलन किसे कहते हैं? गुणात्मक मूल्यांकन यह समझने पर केंद्रित है कि लोग अपने पर्यावरण या दुनिया का अर्थ कैसे बनाते हैं और अनुभव करते हैं। मात्रात्मक अनुसंधान से अलग गुणात्मक शोध शोधकर्ता को डाटा संग्रह के प्राथमिक साधन के रूप में नियुक्त करता है, जैसे साक्षात्कार, फोकस समूह और अवलोकन। मात्रात्मक आंकलन किसे कहते हैं? किसी गुण अथवा विशेषता के मात्रात्मक वर्णन में व्यक्ति अथवा वस्तु में उपस्थित उस गुण या विशेषता की मात्रा को बतलाया जाता है। जैसे यह कहना कि रीता की लंबाई 5 फुट 3 इंच मात्रात्मक आंकलन की सरल उदाहरण है। मात्रात्मक मूल्यांकन डाटा एकत्रित करता है जिसका विश्लेषण किया जा सकता है। मात्रात्मक तरीकों यानी संख्या, सांख्यिकी के विश्लेषण या फिर उपयोग करना। वैधता इस बात का पैमाना कि मूल्यांकन छात्रों से जो सीखने की अपेक्षा की जाती है उससे कितनी अच्छी तरह संबंधित है। एक वैध मूल्यांकन मापता है कि इसे क्या मापना चाहिए और कुछ परिधीय विशेषताओं को नहीं। 3rd क्वेश्चन देखिए, गुणात्मक अवलोकन और मात्रात्मक अवलोकन के बीच अंतर क्या है? आंसर, यदि एकत्र किए गए डाटा में रंग, संख्या, लंबाई, ऊंचाई, वजन या तापमान शामिल है तो यह मात्रात्मक अवलोकन के उपयोग को दर्शाता है, क्वांटिटेटिव मतलब। दूसरी ओर भारीपन, फीलिंग, टच मतलब जो फील करता है, ठीक है, जैसे वो क्या आ जाएगा जी हमारा
क्वालिटेटिव, ठीक है, वो क्वांटिटेटिव क्वांटिटी, ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव विशेषण कह लीजिए। दूसरी ओर भारीपन लघुता, खुदरापन गंध, मीठा खट्टा, लंबा छोटा मोटा, ठीक है, स्वाद चखना गुणात्मक टिप्पणियों के उदाहरण है। सेकंड, यदि हम एक टेबल पर मार्बल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बताते हैं कि उनके संबंधित रंगों और उनके वजन और व्यास के साथ बहुत सारे मार्बल्स हैं, तो हम वास्तव में मात्रात्मक अवलोकन के आधार पर डाटा दे रहे हैं। दूसरी ओर उनकी खुदरापन और गोलाई गुणात्मक अवलोकन के उदाहरण है। नेक्स्ट, मात्रात्मक डाटा संख्याओं से संबंधित है, जबकि गुणात्मक अवलोकन विवरणों के साथ व्यवहार करते हैं। इसी का जी नेक्स्ट पॉइंट, गुणात्मक अवलोकन परिणामों को मापा नहीं जा सकता, जबकि मात्रात्मक अवलोकन औसत दर्जे का डाटा देता है। जैसे मान लीजिए इंटेलिजेंस, हम ये नहीं बता सकते ना कि आप कितने इंटेलिजेंस हो, ठीक है, बट आपकी हाइट, वेट, ठीक है, या फिर मार्क्स बता सकते हैं कि हाँ भी कितने मार्क्स आए हैं क्वांटिटी के फॉर्म में, बट आप कितने इंटेलिजेंट हो वो क्वालिटी में आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जी, इसी का ये क्षेत्र, ऊंचाई, वजन, तापमान, वजन, समय, गति आदि की मात्राएं मात्रात्मक अवलोकन के उदाहरण है, जबकि गंध, स्वाद, बनावट, रंग आदि गुणात्मक अवलोकन के उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन जी, मात्रात्मक आंकलन के क्या चरण है? स्टेप्स ध्यान से देखने, ठीक है जी। फर्स्ट, सिद्धांत, परिकल्पना, अनुसंधान, डिजाइन करना, संचालन संबंधी अवधारणाएं। फिफ्थ, एक शोध स्थल या साइटों का चयन। सिक्स्थ, उत्तरदाताओं का चयन। सेवंथ, डाटा संग्रह करना। एट्थ, प्रसंस्करण डाटा पब्लिश करना मतलब। नाइन्थ, डाटा विश्लेषण। 10th पॉइंट देखिए जी, निष्कर्ष और निष्कर्ष। 11th, निष्कर्ष लिखना, जो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। नहीं तो अगर हम नहीं लिखते अपने थीसिस वर्क को, रिसर्च कार्य को, ऊपर के 10 पॉइंट वर्थलेस हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है जी। चलिए अपने MCQs आगे जी बेटा। गुणात्मक मूल्यांकन से संबंधित परीक्षण का सही समुच्चय है। आंसर क्या जी इसका? फर्स्ट ऑप्शन है जांच सूची, निर्धारण मापनी, लिखित परीक्षा, अवलोकन, ठीक है जी। आंसर डी है इसका। नेक्स्ट देखिए 21 आ गया जी। अब 22 एंड लास्ट पेज है इस, ये हमारा था जी सेशन 2 चल रहा था, यूनिट 1 का सेशन 2 है। नेक्स्ट देखिए, विद्यालय स्तर पर ली जाने वाली परीक्षा की प्रविधियां होती हैं। आंसर है जी परिमाणात्मक, ठीक है। थर्ड का देखिए, क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन क्या है? आंसर देखिए जी फर्स्ट एंड थर्ड है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड। उन्होंने क्या है, क्वांटिटेटिव। देखो क्वांटिटेटिव कैसे आएगी, मौखिक परीक्षा से या फिर लिखित परीक्षा, इसका आंसर है जी। इसी के साथ बेटा आपका यूनिट 1 का सेशन 2 कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।